Hello children, I hope you all are good and I am also good. Today we are going to discuss the another interesting topic of the history, that is the political development during the Gupta period. और ये पीरियड हिस्ट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड है बेटा, क्योंकि ये टाइम पीरियड था जब गुप्ता रूलर्स ने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया, अपने किंगडम्स के लिए बहुत कुछ किया. सो लेट्स डिस्कस द गुप्ता पीरियड इन दिस चैप्टर. So before starting the chapter, we should understand and we should know what are the source of information for this period. क्योंकि बेटा हिस्ट्री के लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है. कोई भी आपसे क्वेश्चन कर लेगा, कहाँ से पता चला आपको, किसने कहा, क्या एविडेंसेस हैं. तो सबसे पहले हमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को डिस्कस करना चाहिए. सो फाहियान, अ चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम, 3 वर्ड आ रहे हैं देखो, चाइनीज था, बुद्धिस्ट था और पिलग्रिम था, एंड इवन द स्कॉलर ऑल्सो. सो ही विजिटेड इंडिया एंड ही रोट अबाउट द गुप्ता पीरियड. हिज राइटअप वॉज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ड्यूरिंग द गुप्ता रेल. आज भी अगर हमें गुप्ता पीरियड के बारे में पता करना है तो फाहियान के जो अकाउंट्स है, जो बुक है, उससे हमें बहुत ज़्यादा पता चलता है. इन एडिशन एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज द प्रशस्ति ऑल्सो. अब प्रशस्ति क्या होता है? प्रशस्ति बेटा अगर आज की टर्म में आप लोग देखोगे तो जैसे आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है ना, जब आप कोई भी अचीवमेंट अचीव करते हो, सो यू गॉट द सर्टिफिकेट, सेम एज that was also a certificate. It is the commendation that is written in praise of ruler. राजा की तारीफ में लिखा जाता था. Also other inscriptions and coins have also found in the various places which reveal the information about the Gupta rulers. So source of information पता चल गया, फाहियान्स का अकाउंट हो गया आपका, देन प्रशस्ति हो गए, एंड अदर इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स. चलो अब गुप्ता पीरियड पे चलते हैं. गुप्ता पीरियड लास्टेड फ्रॉम 320 AD टू 540 AD. चलो जी हम जीरो के बाद आ गए हैं, अब हम BC में नहीं है. नाउ वी आर मूविंग टू आफ्टर द ज़ीरो. 320 से 540 ईयर्स की बात हम कर रहे हैं. दिस एज इज नोन एज गोल्डन एज ऑफ इंडिया. गोल्डन पीरियड कहा जाता है इंडिया के लिए, बिकॉज इंडिया मेड अ ग्रेट प्रोग्रेस इन द डिफरेंट फील्ड. गुप्ता रूलर्स और द रूल वॉज फाउंडेड बाय श्री गुप्ता. भाई ये गुप्ता किंगडम एग्जिस्टेंस में कौन लेकर आया? श्री गुप्ता रूलर लेकर आए. इवन बिफोर 320 AD, बट इट इज कंसिडर्ड टू हैव बिगन फ्रॉम 320 AD when the Chandragupta I became the king and brought the glory amongst the Gupta's kingdoms. तो चंद्रगुप्त वन, अब देख लो ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है बेटा, चंद्रगुप्त वन यानी कि गुप्ता डायनेस्टी के रूलर हैं. तो कभी कंफ्यूज नहीं होना कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो मौर्यन एम्पायर के चंद्रगुप्त थे, ये गुप्ता एम्पायर के चंद्रगुप्त हैं. इसीलिए इनके आगे क्या है? वन. चंद्रगुप्त वन became the king and he did a lot for the Gupta kingdoms for the development of India. चंद्रगुप्त का जो टाइम पीरियड रहा that was 320 to 335 AD. चंद्रगुप्त I ascended the throne in 320 AD. At this time his area was comprised only Magadh. जब वो सिंहासन पे बैठे तो उनके पास मगध था. He expanded his territory and turned the prosperous kingdom into the prominent empire. He married the princess from the Lichvi tribe. This tribe proved to be a strong ally and helped him to conquer the neighboring territories at Prayagraj, Awadh and Bihar. So मगध से इतनी और एरिया में ये आगे बढ़ गए क्योंकि इन्हें लिच्छवी वंश का जो है, लिच्छवी क्लैन का जो है साथ मिला. इन्होंने लिच्छवी क्लैन की रानी से, राजकुमारी से शादी की थी बेटा, तो वहां से सपोर्ट मिल गया. नाउ आफ्टर चंद्रगुप्त फर्स्ट हिज सन सक्सीडेड ऑन हिज थ्रोन, दैट वाज समुद्रगुप्त. और समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड था 335 टू 376 AD. तो जब उनके पापा की डेथ हुई ना 335 में, तो ही सेट ऑन द थ्रोन एंड ही वाज अ वेरी एबल एंड एफिशिएंट किंग. Before knowing to the Samudragupta, we should know about the Allahabad pillar. इसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है, तभी समुद्रगुप्त के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी.
अब ये इलाहाबाद पिलर यू कैन सी इन द पिक्चर, और इलाहाबाद नाम से क्लियर है, इलाहाबाद में ये पिलर मिला है। इलाहाबाद जिसका अब नाम प्रयागराज रख दिया गया है। डिस्कवर्ड इन द 19th century, दिस पिलर इज इंस्क्राइब्ड विद द प्रशस्ति, अ प्रशस्ति, अ 33 lines पोएम इन संस्कृत। ये जो पिलर आपको दिख रहा है ना बेटा, ये एक प्रशस्ति है एक तरीके की। ये समुद्रगुप्त की तारीफ में लिखी हुई प्रशस्ति है, जिसमें 33 लाइन्स हैं, संस्कृत की एक पोएम है और पूरी की पूरी समुद्रगुप्त के बारे में तारीफ कर रही है। अब ये किसने लिखी थी पोएम? ये लिखी थी हरिसेना ने। हरिसेना वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ द समुद्रगुप्त, उनके राज कवि थे, उन्होंने ये पोएम लिखी थी और लेटर ऑन इसको इंस्क्राइब कराया गया इस इलाहाबाद पिलर में। सो फ्रॉम दिस प्रशस्ति ऑफ इलाहाबाद पिलर वी केम टू नो अबाउट द समुद्रगुप्ता, दैट ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर। फ्रॉम दिस इंस्क्रिप्शन वी केम टू नो दैट ही वॉज द ब्रेव पर्सनैलिटी। हिज heroism, victories and extent of his empire has been given in this prashasti. Now discuss the know it. Allahabad pillar also has carving about the Ashoka the Great. अशोका द ग्रेट के साथ साथ मुगल किंग जो जहांगीर रहे हैं उनके बारे में भी इस पे इंस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। इट मीन्स इलाहाबाद पिलर रिवील लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द रूलर्स। अब हम चलते हैं समुद्रगुप्त के बारे में पता करने। समुद्रगुप्त लेड विक्ट्री कैंपेन इन ऑल डायरेक्शन बेटा। However, he was a clever ruler. He knew that it would be very troublesome to rule over such a large empire. उन्हें ये पता था मैं तो भाई एक्सपेंड करता जा रहा हूँ टेरिटरी, आगे के राजाओं को हरा रहा हूँ, अपनी टेरिटरी को बढ़ा रहा हूँ, लेकिन इतना लार्ज एम्पायर चलेगा कैसे? We need to divide the territories. We need the able bureaucrats also. इसीलिए जैसे आज इंडिया के 28 स्टेट्स हैं, कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं, सेम ऐसे उस समय उन्होंने भी अपने एम्पायर को डिफरेंट टेरिटरीज में डिवाइड किया था। एंड दीज वर 4 टाइप्स। द टेरिटरीज अंडर हिज डायरेक्ट कंट्रोल इन नॉर्थ इंडिया, जिसको वो खुद डायरेक्ट करते थे। Then the territories in Deccan which he defeated but returned them to their rulers to rule as per his directives. ये कितना अच्छा काम किया कि दक्कन में जिन राज्यों को इन्होंने हराया ना, वापस वो राज्य जो हैं उनके राजाओं को दे दिया हराने के बाद। लेकिन क्या कहा कि भाई आप रूल करो, आप राजा हो, लेकिन एज पर माई रूल्स, कंट्रोल मेरा रहेगा। आप नाम के राजा हो लेकिन अब मेरे रूल रेगुलेशन चलेंगे। तो इस तरीके से डिवाइड किया। देन थर्ड, द किंगडम्स इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट हु ब्रॉट ट्रिब्यूट फॉलोड हिज ऑर्डर एंड अटेंडेड हिज कोर्ट। ये जो किंगडम्स थे इनको ये कहा गया था टाइम टू टाइम जो है इन्हें कैश और काइंड में टैक्स पे करना है और कोर्ट की मीटिंग को अटेंड करना है। Then the rulers of the outlying areas, for example in Afghanistan and beyond, who submitted to him and offered daughters in marriage. यानी यह मैरिज अलायंस इन्होंने कर रखा था अफगानिस्तान और उससे आगे की एरिया में। सो समुद्रगुप्ता सक्सेसफुली ब्रॉट सेंट्रल इंडिया and 9 major republican tribes in Rajasthan under his control. इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने खड़ा किया। एंड नॉट ओनली दिस बेटा, ही ब्रॉट अंडर हिज 20 द 5 फ्रंटियर स्टेट्स। 5 अलग स्टेट्स भी उन्होंने कंट्रोल में लिए थे। दैट वॉज समताता, दैट इज मॉडर्न बंगाल। देन करतारपुर, तराई रीजन आपका है। आफ्टर दैट देवाका, जो कि आपका प्रेजेंट डे आसाम है। देन कामरूप, जो कि आपका वेस्टर्न आसाम है। एंड नेपाल ऑल्सो। सो ये सारे रूलर्स को इन्होंने अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया था। एंड दे हैड टू एग्री टू पे ट्रिब्यूट्स टू समुद्रगुप्ता, कि भाई हम टाइम टू टाइम आपको ट्रिब्यूट या टैक्स पे करते रहेंगे। ड्यू टू हिज एक्सप्लॉइट ही केम टू बी कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। इसीलिए इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, किन्हें? समुद्रगुप्ता को। सो समुद्रगुप्ता's empire extended from the Chambal in the west to the Yamuna and all way to the Brahmaputra in the east and from the Himalayas in the north to the Narmada in the south.
यू कैन सी द मैप, आप ये देखो, दिस वन इज द चंद्रगुप्त वन टेरिटरी, ओके, ये उनकी टेरिटरी थी। देन आप ग्रीन कलर जो देख रहे हो ये पूरा का पूरा, यहाँ से आप स्टार्टअप करो बेटा, एंड यू कैन सी दिस ग्रीन कलर लाइक दिस। सो दिस वाज द होल एम्पायर ऑफ समुद्रगुप्ता, and this large empire he controlled with the various administrative policies. Samudragupta was not only a successful military campaigner, he was proficient in several other qualities also. He possessed varied interest. He admired the arts and encouraged the craftsperson, and also he loved the artist and different art forms. He has been depicted playing वीणा। आप कॉइन देखोगे ना अगर समुद्रगुप्ता के कॉइन, तो उसमें समुद्रगुप्त जो है वो वीणा पे प्ले कर रहे हैं। इट मीन्स ही वॉज द लवर ऑफ म्यूजिक ऑल्सो, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक ऑल्सो। देन ही वॉज ऑल्सो लर्नेड मैन एंड कंपोज अ नंबर ऑफ पोएम ऑल्सो। उन्होंने खुद भी बहुत सारी पोएम्स को कंपोजिट किया है। समुद्रगुप्ता वॉज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर, तभी तो इतना बड़ा राज्य चला रहे थे। ही वॉज अ हिंदू एंड हैड अ टॉलरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स द अदर रिलीजन ऑल्सो। ही वर्कड फॉर द पीपल्स वेलफेयर, और यही कारण था कि समुद्रगुप्त को लोगों का प्यार ज़्यादा मिला। ही वर्कड फॉर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब प्रजा, अपने लोगों के लिए उसने इतना काम किया। दैट्स वाई हिज रूल इज नोन एज वन ऑफ द बेस्ट रूल एट दैट टाइम। आप कॉइन्स देख सकते हो बेटा, ये आपके समुद्रगुप्ता के कॉइन है, वेयर ही प्लेइंग द वीणा एन इंस्ट्रूमेंट। नाउ मूविंग टू द चंद्रगुप्त टू, पहले वन हुए, फिर समुद्रगुप्त हुए, अब चंद्रगुप्त टू। हिज रूल वॉज ड्यूरिंग द 380 AD टू द 414 AD। चंद्रगुप्त टू वॉज द यंगर सन ऑफ समुद्रगुप्ता। He ascended the throne after his father's death, possibly we can say in the 376 AD, or as some historians claim in 380 AD. He earned the title of विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त टू को विक्रमादित्य के नाम से हम जानते हैं। नोइट पे चलते हैं। Several mythological stories are attributed to the Vikramaditya, especially about his throne. Some of the most popular ones was the Vikram Betal, that is Betal 25 and सिंहासन 32। ये कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, फेमस हैं विक्रमादित्य के बारे में। इवन टेलीविजन सीरियल्स ऑल्सो मेड ऑन दैट। आप ये पिक्चर में देख रहे हो ना विक्रम बेताल, इस तरीके की स्टोरी थी जिसमें बेताल होता है, वो एक स्टोरी सुनाता है, वो बोलता है कि मेरे प्रश्न का उत्तर दो, अगर तुम सच नहीं बोलोगे तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और अगर तुम बोलोगे तो वापस मैं अपनी जगह पे चला जाऊंगा। तो इस तरीके से बहुत सारी स्टोरी जो है विक्रमादित्य के बारे में रिवील्स हुई हैं। देन just like his father, Chandragupta II was a great ruler. Chandragupta II means Vikramaditya. He defeated the Shaka's kingdom in the Saurashtra, Gujarat and Malwa, which earned him the title of Shakri. ये टाइटल भी उन्हें दिया गया है फॉर द कॉन्क्वर ऑफ शाका रूलर्स, क्योंकि शाकास को हराया था इसलिए शाकरी भी कहे गए वो। हिज विक्टोरियस अर्न्ड हिम एन एम्पायर whose border extended from Arabian Sea to the Chenab river in the west and Brahmaputra in the east, from the Himalaya in the north and Narmada in the south. It means like Samudragupta, he also extended the empire. India flourished under his rule very well. This is the reason that his rule is called as the golden age of India. यानी कि आपकी जो चंद्रगुप्त II थे, विक्रमादित्य का टाइटल जिन्हें मिला, जिन्हें शकारी का टाइटल मिला, उस टाइम पे गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। He was patron of art, literature also. He had 9 scholars in his royal court that is known as नवरत्न। उनके रॉयल कोर्ट में बेटा 9 अच्छे डिफरेंट फील्ड के स्कॉलर्स थे जिन्हें नवरत्न कहा गया था, और कालिदास जिन्होंने अभिज्ञानम शकुंतलम लिखी थी वो भी उन्हीं के कोर्ट में थे। अभी आप देख सकते हो कॉइन्स चंद्रगुप्त I के कितने अच्छे फाइन गोल्ड क्वालिटी के ये बने हुए हैं।
देन लेटर गुप्तास की तरफ चलते हैं हम। लेटर गुप्तास में अगर हम बात करें तो कुमार गुप्ता, ही बिकेम द रूलर आफ्टर द चंद्रगुप्त II, passed away in 414 AD. His successor was the स्कंद गुप्ता। स्कंद गुप्ता है उनके बाद। Both of them were the good rulers and good administrators. Skand Gupta fought and defeated the Hunas, the barbaric tribe from the Central Asia. माना जाता है वो बाहर से आई थी ट्राइब, उनको इन्होंने हराया ह्यून्स को। After these two, Gupta Empire was ruled by very weak and inefficient ruler. तो इनके बाद तो फिर कोई गुप्ता एम्पायर में अच्छा रूलर आया नहीं, एंड दैट्स व्हाई ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम this empire declined and the Huns once again emerged as the powerful force. Then with this the glorious period of the Gupta empire came to an end. The chief causes for the decline of Gupta period was attacks of Huns, regular attacks कर रहे थे ये, then grant of hereditary rights to collect the tax on land. ये मिस्टेक इन्होंने कर दी कि जो टैक्स ये कलेक्ट करते थे ना, अगर एक फैमिली को दे दिया फिर हायरार्की चल रही है, वही टैक्स कलेक्ट करते जा रहे हैं, तो उससे क्या हुआ, करप्शन फैल गया। वो कितना टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सब पता नहीं चल रहा था। तो अनलिमिटेड टैक्स ये कलेक्ट कर रहे थे, जिससे जो लोग थे वो नाखुश थे। देन इंटरफेरेंस ऑफ इम्पॉर्टेंट पीपल इन एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो रही थी, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत सही और स्मूथ तरीके से चलना चाहिए। Then adoption of Buddhism and non-violence by the rulers. बहुत सारे रूलर्स ने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया, अब हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, नॉन वायलेंस को। अब लड़ाई नहीं लड़ोगे तो दूसरा कोई आएगा वो अटैक कर ही देगा, तो इससे भी बहुत ज़्यादा इनकी आर्मी जो है वो वीक हो गई थी। तो दीज वर द रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता पीरियड। अब द गुप्ता पीरियड, वाई इट इज़ नोन एज गोल्डन एज ऑफ इंडिया, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। स्कॉलर्स कहते हैं गुप्ता पीरियड को, हम जब भी हिस्ट्री पढ़ाते हैं हम कहते हैं द गोल्डन एज ऑफ इंडिया वाज द गुप्ता पीरियड। क्यों? द गुप्ता रूलर्स वर नॉट ओनली द वेलियंट रूलर्स और वेलियंट वॉरियर्स, बट दे वर द पैट्रोनेज ऑफ द आर्ट एंड लिटरेचर। दे इनकरेज एंड सपोर्ट द प्रोग्रेस ऑफ वेरियस क्राफ्ट। बेटा चाहे एजुकेशन हो, एस्ट्रोनॉमी हो, मेडिसिन हो, मैथमेटिक्स हो, आर्ट हो, क्राफ्ट हो, स्कल्पचर आर्टिस्ट हो, म्यूजिक हो, हर फील्ड में उन्होंने बढ़ावा दिया है। दे वर्कड फॉर द एवरी नीड ऑफ कॉमन पीपल। द सोसाइटी प्रॉस्पेर्ड एंड फ्लोरिश्ड अंडर देम, इसलिए ये गोल्डन पीरियड था। चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम नेम्ड फाइयान, he visited India during the rule of Chandragupta II. He has written the detailed account of the golden age. He visited the several places. कई जगह पे गया देखने के लिए कि वाकई में हर जगह डेवलपमेंट हो रहा है क्या। पेशावर गया, मथुरा गया, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, और जहाँ जहाँ वो गया ही वॉज अमेज्ड टू सी द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, रिलीजन, लिटरेचर, ट्रेड, कॉमर्स, साइंस, टेक्नोलॉजी। मतलब कोई फील्ड ऐसी नहीं थी जहाँ पे इन्होंने डेवलपमेंट ना किया हो। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें सो गुप्ता रूलर्स लाइक टू कंसंट्रेट ऑल द पावर इन द हैंड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टेरिटरीज अंडर देयर डायरेक्ट कंट्रोल। उनकी पूरी कोशिश ये थी कि पावर सेंट्रलाइज रहे, वो बहुत ज़्यादा पावर शेयर नहीं करते थे, इतनी जल्दी विश्वास नहीं करते थे, तो पावर को अपने हाथ में रख के डायरेक्ट कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। दे लाइक टू एज्यूम हाई साउंडिंग टाइटल, उन्हें बड़ा शौक था कि हमें टाइटल ऐसे मिलें जब भाई लोग सुने तो वाह भाई वाह क्या नाम है, तो अपने नाम के आगे महाराजा, द ग्रेट किंग, फिर महाराजाधिराज, सम्राट, ऐसे टाइटल नहीं कहते हैं कि ट्रेन महाराजाधिराज चक्रवर्ती चंद्रगुप्त II पधार रहे हैं, तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरीके के हाई साउंडिंग टाइटल्स वो अपने आप को देते थे। नंबर ऑफ मिनिस्टर हेल्ड द चार्ज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, फिर उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना रखी थी और डिपार्टमेंट दे रखा था, आप ये डिपार्टमेंट संभालोगे, आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट संभालोगे, आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट संभालोगे, आप आर्मी संभालोगे। सो डिपार्टमेंट डिवाइड कर रखे थे टू रन द वास्ट एम्पायर एफिशिएंटली। व्हाट द गुप्ता एम्पायर और एम्परर डिड, दे डिवाइडेड द होल एम्पायर इनटू द नंबर ऑफ प्रोविंसेस कॉल्ड द भुक्तिस। जैसे आज हम स्टेट्स कहते हैं ना, वैसे उन्होंने बना रखे थे प्रोविंसेस जिसे भुक्तिस कहा जाता था, एंड ईच भुक्तिस वर अंडर द चार्ज ऑफ गवर्नर एंड गवर्नर वाज नोन एज उपरिका महाराजा। आज हम क्या कहते हैं, गवर्नर हैं,
उस समय उप्रेका महाराजा कहा जाता था। द गवर्नर्स वर फर्दर असिस्टेड बाय द ग्रुप ऑफ वाइस सिटीजन फ्रॉम द प्रोविंसेस एंड द प्रोविंसेस वर देन सब डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। आज भी यही है, हमने भी डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर रखा है। तो डिस्ट्रिक्ट को उस समय कहा जाता था वैश्यास, एंड अंडर द चार्ज ऑफ वैश्यपतिस the smallest unit of administration was village and it was governed by the village council of elders। तो बेटा ऐसा नहीं है कि हमें देख के उन्होंने ये डिवीजन किया था, बल्कि ये पास से हमने सीखा है कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड करना है। और देखो आज आपको कुछ ना कुछ उससे रिजेंबल मिलता ही रहेगा पॉलिटिक्स में। सो द गुप्ता किंग्स वर लिबरल, बहुत ब्रॉड माइंडेड थे। दे लुक्ड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ कॉमन पीपल इन एवरी पॉसिबल वे। They never took any decision or made any law that would affect the people। वो ऐसे कानूनों के खिलाफ थे जो लोगों के खिलाफ हो रहे हैं। So the laws were lax, yet there was hardly any crime। तो कानून तो उन्होंने बनाए हुए थे और लोगों के फेवर में बनाए थे, लेकिन गुप्ता पीरियड एक ऐसा पीरियड था हार्डली आपको उसमें कोई क्राइम देखने को मिलेगा। थेफ्ट और रॉबर्स ऑन रोड्स और ट्रेड रूट्स वर अनहर्ड ऑफ क्रिमिनल्स। उनके टाइम पे सुनने को नहीं मिला कि लुटेरों ने अटैक कर दिया रोड पे, या मर्चेंट्स पे अटैक कर दिया, या चोरी हो गई, हार्डली। इफ एनी वर पनिश्ड अकॉर्डिंग टू द रूलर्स सेट आउट इन द मनुस्मृति। अगर कोई बाय चांस पकड़ा गया, कोई क्रिमिनल मिल गया जिसने चोरी की है या रॉबरी की है, तो मनुस्मृति जो हमारी सनातना की मानी जाती है लॉ बुक, उसमें जो रूल सेटअप किया गया उसके अकॉर्डिंग उसे पनिशमेंट मिलती थी। करप्शन और डिस्क्रिमिनेशन तो था ही नहीं। फाहियान ने इस चीज़ को एडमायर किया है कि ये एक ऐसा रीन था गुप्ता पीरियड जहाँ पे ना करप्शन थी ना भेदभाव, डिस्क्रिप्शन था। नाउ रेवेन्यू की अगर हम बात करें, सो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू वाज द लैंड रेवेन्यू, बिकॉज एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा था तो वहाँ से ज़्यादा लेते थे ये। 1/4 जो था, जितना भी लैंड पे प्रोड्यूस हो रहा है उसका 1/4 इन्हें लोगों को राजा के ट्रेजर में जमा करना पड़ता था। शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द गुप्ता पीरियड वॉज एविडेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ इट्स टैक्स कलेक्शन। सम ऑफिशियल्स वर गिवन द राइट टू कलेक्ट द टैक्स। तो वहाँ पे थोड़ा सा इनएफिशिएंट हो गया कि कुछ जो टैक्स कलेक्टर थे ना, ऑफिसर बनाए गए थे, वो गलत तरीके से टैक्स कलेक्ट कर रहे थे। द राइट बिकेम हेरिडेटरी विद द टाइम, वो और गलत हो गया। अब एक ही फैमिली के पास राइट होगी तो वो पावरफुल हो गए। तो यहाँ थोड़ी सी वीकनेस नज़र आती है रेवेन्यू कलेक्शन में। अब अगर और वीक पॉइंट हम देखें गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के, क्योंकि लेटर गुप्ता पीरियड में तो फिर डिक्लाइन होना शुरू हो गया। सो इन एडिशन टू हेरिडिटरी टू द टैक्स राइट, 2 अदर वीक पॉइंट्स ऑफ गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन थे। अ पर्सन कुड होल्ड 2 और मोर पोस्ट। अब ये गड़बड़ है, एक ही व्यक्ति को अगर आप 1 से ज़्यादा पोस्ट दे रहे हो, मतलब 2 तो है ही, उसके बाद 2 से भी ज़्यादा पोस्ट ले सकता है, 2 से ज़्यादा डिपार्टमेंट ले रहा है, तो भाई वो इतने डिपार्टमेंट संभालेगा कैसे? फिर वहाँ पे जो है करप्शन भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होने की वजह से वर्क प्रॉपर नहीं हो सकता। ऐसा आज भी आपको देखने को मिलेगा कि कई मंत्रियों के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। यहाँ पे भी एग्जाम्पल है हरिसेना का। हरिसेना के पास 3 इंपॉर्टेंट पोस्ट थी। इसके बाद इंपॉर्टेंट पीपल कुड नॉट और कुड इंटरफेयर विद द एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, जितने भी इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं फैमिली के या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर कर दे रहे हैं, कोई कुछ भी बोल दे रहा है, तो मिसकम्युनिकेशन हो जाता था। दस द श्रेष्ठी, द चीफ ट्रेडर और बैंकर कुड हैव हिज से, मतलब जो श्रेष्ठी है वो भी बोल देता था नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर लो। So these provision created problem later when the Gupta rules grew weak। अब क्या है, ये अपनी अपनी एरिया में अपने अपने ही रूल चलाने लग जा रहे हैं, जबकि मेन सेंट्रलाइज रूल जो है वो इन प्रोविंसेस में होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट पीपल को कह दिया अपने आप डिसीजन लेके अपने आप कर लो, तो रूल्स में कॉन्फ्लिक्ट आने लग गया। इसलिए गुप्ता रूलर्स ग्रेजुअली वीक हो गए। अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं 2 बड़े एम्पायर का, एक गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में ये दोनों फेमस रहे हैं। बोथ मौर्यन एंड गुप्ता रूलर्स हैव बीन एडमायर्ड फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेशन। सो क्या कंपैरिजन है, द टेरिटरीज अंडर गुप्ता रूलर्स वर अंडर द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल। और अगर आप मौर्यन रूलर्स को देखो,
ऑल टेरिटरीज वर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ रूलर्स। सारी टेरिटरीज सब उन्होंने अपने डायरेक्ट कंट्रोल में ले रखी थी। सेकेंड डिफरेंस क्या है, द गवर्नर्स वर गिवन ऑटोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पीपल वर गिवन राइट टू कलेक्ट द टैक्स इन गुप्ता रेन। और मौर्यन में अगर देखोगे, गवर्नर एंड ऑफिशियल्स वर गिवन लिमिटेड ऑटोनॉमी, पूरी फ्रीडम नहीं दी हुई थी। जैसे गुप्तास ने पूरी फ्रीडम दे दिया, भैया आप करो जैसे करना है काम, इन्होंने पूरी फ्रीडम बिल्कुल नहीं दी थी बेटा, इन्होंने लिमिटेड ऑटोनॉमी, लिमिटेड पावर दी हुई थी। एंड मोर ओवर दे वर गिवन सैलरी नॉट द ग्रांट। जितने भी गवर्नर्स थे वो कुछ भी नहीं रख सकते थे अपने पास, जो भी कलेक्ट कर रहे हो सारा ट्रेजर में डालो, आपको उसके बदले में सैलरी मिलेगी। ये बढ़िया था। देन थर्ड, द लॉज एंड पनिशमेंट अंडर गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन वॉज लैक्स while they were harsh under the Mauryan Empire। यहाँ पे क्या था, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में इतना स्ट्रिक्ट लॉज नहीं थे, इतनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं थी, बट मौर्यन एम्पायर में अगर गलती हो गई तो हार्श पनिशमेंट मिलती थी, इसलिए लोग क्राइम करने से बिल्कुल ही डरते थे। अब मूविंग टू द सोसाइटी ऑफ गुप्ता पीरियड। सोसाइटी की अगर हम बात करें बेटा, तो फायन हैज डिस्क्राइब द सोसाइटी ऑफ दिस पीरियड। द पीपल्स वेलफेयर वॉज लुकड आफ्टर वेल। उन्होंने बताया कि भाई लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाता था, लोग जो थे प्रॉस्पेरस थे, पीस लविंग थे, हेल्पफुल थे ईच अदर, एंड दे फॉलोड द लॉज, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट। और ये सारा तो भाई जैसे अगर देखें ना, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट वो तो नहीं था गुप्ता पीरियड में, बट येस दे फॉलो द लॉज। टॉलरेंट थे पॉलिसी में, कोऑपरेटिव थे नेचर में। द पीपल वर वेजिटेरियन। ऑन द अदर हैंड द पीपल हु एट मीट वर टर्म्ड एज चंडाल्स। जो उस समय मीट खाते थे उन्हें चंडालास कहा जाता था। और उन्हें क्या कहा जाता था, यू हैव टू लिव आउटसाइड द टाउन। आज की तरह नहीं वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सोसाइटी में सब एग्जिस्ट करता है। उस समय जो मीट खाते थे उन्हें हमेशा टाउन के बाहर बसाया जाता था। दे वर कंसिडर्ड अनटचेबल्स। अनटचेबल्स कह दिया गया था उन्हें। देन मूविंग टू द रिलीजन, गुप्ता रूलर वर हिंदूज, मोस्ट ऑफ देम बीइंग वैष्णव्स। भगवान विष्णु की पूजा करते थे और उन्हीं को मानते थे, इसलिए वैष्णव कहलाते थे। येट दे इंश्योर्ड दैट ऑल पीपल लिव्ड इन द पीसफुल एंड हार्मनी। दूसरे धर्मों के साथ उन्होंने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, सबको पैट्रोनेज किया है, सबको बढ़ावा दिया है, लेकिन वो खुद अपने आप में वैष्णव थे। द गुप्ता रूलर्स कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैनी टेम्पल्स। The Brahmins were revered. They served in temples as well as in the royal court. ब्राह्मणों को अच्छी पोस्ट मिली हुई थी, गुरु माना जाता था, रॉयल कोर्ट में भी वो सर्व करते थे, बहुत सारे रिलीजियस मैटर में वो राजा को गाइड भी करते थे। द टेम्पल्स प्रायर टू गुप्ता पीरियड वर जस्ट सेपरेट एरियाज और बिल्डिंग इन विच द डाइटीज इमेज वॉज प्लेस्ड। पहले तो यही होता था गुप्ता पीरियड से पहले कि भाई एक मूर्ति रख दी गई है और कुछ बना दिया गया, दैट इज द मंदिर और टेम्पल एट दैट टाइम। लेकिन अगर आप गुप्ता पीरियड के टाइम के टेम्पल देखोगे तो ऐसा लगता था जान लगा दी है। फाइन आर्किटेक्ट वर्क, बहुत बड़ा चेंज आया गुप्ता पीरियड के टाइम पे मंदिरों के कंस्ट्रक्शन पे। नाउ देवगृह अबोर्ड ऑफ डाइटी वर सैंक्टम और वर ब्यूल्ड, मतलब जहाँ पे आइडल रखी जाती है ना, जो मेन आप कहते हो ना गर्भगृह उसे कहा जाता है, जहाँ पे भगवान की मूर्ति रखी जाती है, वो एक अलग सा ही कमरा होता है ना, उसको बहुत अच्छे से बिल्टअप किया गया। अब देवगृह जो था, इट वॉज स्पेशल सेंट्रल चैम्बर एरिया इन द टेम्पल वेयर द इमेज ऑफ डाइटीज वर प्लेस्ड। उसके बाद फिर उसके बड़े बड़े जो है हॉल बनाए गए, अच्छे से मतलब टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट किया गया। एंड मैनी पीपल प्रोपोगेटेड अवतारास इनकारनेशन कल्ट ऑल्सो। भगवान विष्णु के जो अलग अलग अवतार थे जो उन्होंने लिए, इनकारनेशन जो लिया, उसको भी दर्शाया गया। दे बिलीव दैट लॉर्ड विष्णु हैड टेकन वेरियस इनकारनेशन और फॉर्म्स टू कम टू द अर्थ एंड सेव हिज डिवोटेज फ्रॉम सिंस एंड सिनर। तो हर अवतार को दिखाया गया है, डिपिक्ट किया गया है टेम्पल्स में। लिटरेचर की बात करते हैं तो गुप्ता किंग्स पैट्रोनाइज पोएट्स एंड लिटरेट। संस्कृत,
बहुत ज़्यादा फैली थी, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस हुई थी गुप्ता पीरियड में. इट वॉज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट ऑल्सो. इसके बाद संस्कृत के बाद जो आता है वो है प्राकृत. प्राकृत को कॉमन लोग जो है वो बोलते थे. सो ग्रेट इंडियन पोएट जो कालिदास थे ना बेटा, वो इसी पीरियड में थे, गुप्ता पीरियड में. एंड ही हैज़ रिटन मेनी आर्टिकल्स एंड मेनी प्लेस इन द संस्कृत. उसमें जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, डैट वॉज अभिज्ञानम शकुंतलम, देन आपका मालविका अग्निमित्रा, देन मेघदूतम, कुमार संभव, रघुवंशम, ऋतु संभारा एंड विक्रमोर्वशी. तो बहुत सारे संस्कृत के जो ये प्ले और बुक्स और फाइन संस्कृत जो है लिखी गई थी कालिदास के द्वारा. हिज प्ले अभिज्ञानम शकुंतलम इज़ वेरी वेरी पॉपुलर एंड हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इन मैनी लैंग्वेजेस. ये जो था ना प्ले शकुंतला जी को लेके और भरत के बर्थ को लेके, ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ और अलग अलग लैंग्वेज में भी इसे ट्रांसलेट किया गया. अनदर वेल नोन राइटर ऑफ द गुप्ता एज वॉज द विशाखा दत्ता. विशाखा दत्ता ने एक बुक लिखी थी मुद्र राक्षस, बहुत अच्छी बुक थी. इन द सेम पीरियड आपका शुदरका, ही रोड द मृच्छकटिकम, उन्होंने ये बुक लिखी. एंड मृच्छकटिकम के साथ साथ उन्होंने एक और बुक लिखी जिसका नाम था अमर सिंह. ही रोड, मतलब अमर सिंह ने जो बुक लिखी दैट वॉज अमर कोशा. अब आप ये देखो कितने बड़े बड़े राइटर गुप्ता पीरियड्स के टाइम पे हुए और उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हैं. इसके बाद जो मोस्ट फेमस बुक हुई जिसे हम आज भी पढ़ते हैं, जिस पे आज भी बहुत सारे सीरियल्स बनते हैं बच्चों के लिए स्पेशली, दैट इज़ पंचतंत्र. पंचतंत्र जो है बेटा, इट वॉज द कलेक्शन ऑफ द एनिमल स्टोरी ऑल्सो प्रोड्यूस और प्रोडक्ट ऑफ दिस पीरियड. पंचतंत्र की कहानियाँ बड़ी फेमस है, आप टीवी सीरियल्स में भी देखते हो, बहुत आती हैं बच्चों के लिए. तो ये भी इस टाइम पीरियड पे लिखी गई. इससे आपको समझ में आएगा कि कितना वो लिटरेचर को पैट्रोनेज करते थे. अब बात करते हैं स्कल्पचर आर्ट एंड आर्किटेक्चर की. सो ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड द स्कल्पचर क्रिएटेड इंट्रिकेट एंड यूनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल. बहुत अच्छा, बहुत प्यारा. एक आपको यहाँ पे दिख रहा है अजंता केव्स, दिख रही हैं आपको यहाँ पे आर्किटेक्चरल स्टाइल देखने को मिल जाएगा. देयर वर्क डिस्प्लेड द इमेज ऑफ लॉर्ड बुद्धा अलॉन्ग विद द सीन्स फ्रॉम द बुद्धिस्ट लिटरेचर. इसके अलावा थीम्स वर चूजन फ्रॉम द पुराणास एंड अदर हिंदू स्क्रिप्चर्स. Promotion led to the building of large numbers of temples which tell us the tale of the Gupta period. मतलब इन्होंने बहुत पैसा, बहुत एफर्ट लगाए बहुत अच्छे अच्छे मंदिरों को बनाने में, बहुत अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स को बनाने में, जिसमें हर धर्म की शिक्षाओं को, हर धर्म से रिलेटेड गुरुओं को डिपिक्ट किया गया है. Stone temple at Devgarh in Lalitpur district and the Bhitargaon temple in Kanpur are the living example of the architecture of this period. आज भी आप घूमने जाओगे ना बेटा, तो आप देखोगे कि उस समय इतने फाइन वर्क कैसे हुआ होगा. स्पेशली देवगढ़ टेम्पल को अगर आप देखोगे, ये पत्थर का बना है, पत्थर को कार्व किया गया है, स्टोन को, और फिर उसके स्कल्पचर बनाए गए हैं. वॉल पे भी जब आप मंदिर की वॉल को देखते हो ना, तो एक से एक फाइन मूर्तियाँ आपको उसमें कटआउट मिलेंगी. देन टेम्पल एट भीतरगांव, इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स, वो ईंट से बना है. एंड वेल डिफाइंड टेराकोटा फिगर्स मिलेंगे आपको उसमें. एंड देयर ऑफ अजंता केव्स विद सॉलिड रॉक कट स्कल्पचर्स वर कंस्ट्रक्टेड विद दिस पीरियड. अब आप ये देखो, जब मैं रॉक कट की बात कर रही हूँ तो बड़े से पहाड़ को कट करके, ठीक है, बड़े से पत्थर और पहाड़ को कट करके जब हम फिगर बनाते हैं ना, दैट इज रॉक कट स्कल्पचर्स. बहुत मुश्किल होता है एक पत्थर को काट के स्कल्पचर में, एक मूर्ति में चेंज करना. सो द many painting made so long before in ancient time have retained the color and splendid life till date. आज भी अगर आप देखोगे बहुत अच्छी पेंटिंग आपको अजंता केव्स में मिल जाएंगी जो कि गुप्ता पीरियड के टाइम की हैं. अब हम चलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे. क्या इस फील्ड में भी डेवलपमेंट हुई थी? बिल्कुल हुई थी. गुप्ता रूलर्स इनकरेज साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ये तो बहुत मेन फील्ड थी उस समय. द वर्ल्ड रिनोन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन, क्या नाम है उनका? आर्यभट्टा. वो भी इस पीरियड में हुए. आर्यभट्टा ने एक बुक लिखी थी, दैट वाज आर्यभट्टियम. ही प्रूव्ड दैट द अर्थ वाज ए प्लैनेट and earth revolve around the sun.
उन्होंने ये प्रूफ करके दिखा दिया था. हिज राइटिंग गिव एविडेंस ऑफ सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स ऑल्सो, कि सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है. हिज वर्क सरप्राइजेज इवन द मॉडर्न साइंटिस्ट ऑल्सो. आज भी मॉडर्न साइंटिस्ट जो है आर्यभट्टिया को रेफर करते हैं टू गेन द नॉलेज. नोट में देखते हैं, द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट सेंट इनटू द स्पेस इन 1975. और क्या नाम रखा था हमने उस फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट का नाम? आर्यभट्टा. किसके नाम पे? द ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट. ये देख रहे हैं आप, ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, दिस इज आर्यभट्ट सैटेलाइट. अब अदर एस्ट्रोनॉमर पे चलते हैं. वराह मीरा, ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर, और उन्होंने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था बेटा बृहद संहिता, इन विच he has given a lot of information on the subject as well as geography, botany. इसकी नॉलेज आपको वराहमिहिर की बुक में मिलेगी. देन आफ्टर दैट आपका आता है धनवंतरी एंड वाघभट्टा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द अनदर, दैट इज द ब्रह्मगुप्ता. दे वर द फेमस फिजिशियन ऑफ दिस पीरियड. ये तीनों ग्रेट फिजिशियन थे. इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हेन द इंडियन मैथमेटिक्स डेवलप्ड द डेसिमल सिस्टम ऑफ न्यूमरल. कहते हैं ना, जब शून्य दिया मेरे भारत ने तो दुनिया को गिनती आई. तो भाई शून्य, डेसिमल सिस्टम, ये इंडिया ने दिया है. एंड दिस सिस्टम इज स्टिल यूज्ड टुडे इन द मैथमेटिक्स. एंड दीज स्टैंड्स द आयरन पिलर ऑल्सो. अब अगर आप आयरन पिलर देखोगे कुतुब मीनार की तरफ, तो वहाँ पे भी आपको इसके एविडेंसेस मिलेंगे. देखो महरौली में है कुतुब मीनार, आपको ये देखो पिक्चर में भी दिखा रहे हैं ना, ये आयरन पिलर. इट वॉज मेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड. इट हैज स्टूड देयर ऑल दीज सेंचुरीज विदाउट गेटिंग द रस्टेड. ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क है बेटा. हम घर में आयरन का भी कोई काम कराते हैं ना, रस्टेड हो जाता है, जंग लग जाता है. इस आयरन पिलर को देखना कुतुब मीनार के सामने, आज तक ये रस्टेड नहीं हुआ है. कितना फाइन मेटलर्जिकल वर्क है. इट शोज द एडवांस स्टेज ऑफ मेटलर्जी इन दोज एंशिएंट टाइम. क्वेश्चन मार्क है भैया, इस पे भी रस्ट लगना चाहिए, जंग लगना चाहिए. तो ओपन है, बारिश में हमेशा रहता है, हर तरीके के क्लाइमेट को फेस कर रहा है, बट आज तक ये रस्टेड नहीं हुआ है. देन ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें तो गुप्ता पीरियड वॉज अ पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी फॉर द क्राफ्ट पर्सन एंड द ट्रेडर्स. प्रॉस्पेरिटी डे बाय डे इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि डिमांड बढ़ रही थी भाई गुड्स की, सर्विसेज की. एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत अच्छे से हो रहा था, बहुत सारे ऑक्यूपेशन में लोग जो है इंगेज थे. अ गुड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑल्सो हेल्प द ट्रेडर्स टू कैरी लार्ज लोड्स ऑफ गुड्स. जब अच्छा आपका एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, अच्छे रूल रेगुलेशन रहेंगे, अच्छा प्रोटेक्शन मिलेगा, तो डिस्टेंट प्लेसेस तक जो है ट्रेडर्स जाएंगे ही जाएंगे. सो द रोडवेज, द ट्रांसपोर्ट और द वाटरवेज वर मेंटेन्ड एज पर द डिमांड ऑफ द ट्रेडर्स, एज पर द डिमांड ऑफ द टाइम. जो उस समय की डिमांड थी ना, उस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ दी गई थी. रोड्स एंड वाटरवेज वर मेंटेन्ड प्रॉपरली एंड द रूट्स लेड टू द मेजर ट्रेड सेंटर. उज्जैन हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, आपका बनारस हो गया, मथुरा, अम्रपाली, ये सारे के सारे बेटा अच्छे ट्रेड सेंटर थे. इंडिया enjoyed enriched trade relation with the other countries. म्यांमार, जावा, कंबोडिया, इनके साथ भी हमारे अच्छे रिलेशन थे. वेस्ट कोस्ट ऑफ बरोच, कैम्बे, सोपारा, यहाँ से हमारा अच्छा ट्रेड होता था. सो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे पोर्ट टाउन भी इन्होंने डेवलप किए थे, चाहे वो साउथ में कोचीन हो या कालीकट हो. Overland routes were through the Central Asia and China were also developed. Gupta rulers issued gold and silver coins at that time, which helped the cause of the trade and commerce. So ये coins जो थे वो transaction में बहुत ज़्यादा help कर रहे थे. So बेटा these were the reason why we call the Gupta period as the golden age of India. So I hope you understand. Let's do the quick revision. अप्रशस्ति जो हमने पढ़ा इस चैप्टर में क्या होती है? अ लॉन्ग पोएम रिटन इन प्रेज ऑफ द रूलर एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. फिर हमने ये डिस्कस किया था गुप्ता डायनेस्टी, जो कि बहुत प्रोमिनेंट डायनेस्टी थी और आगे बढ़ी चंद्रगुप्त वन के टाइम से. द फेम ऑफ समुद्रगुप्ता, अलाहाबाद पिलर पे हमें ये देखने को मिलता है. देन चंद्रगुप्त टू, ही वॉज एन एफिशिएंट रूलर एंड नोन बाय द नेम दैट इज विक्रमादित्य, और इनका टाइम पीरियड जो है स्पेशली दैट इज द गोल्डन एज.
द अर्ली गुप्ता रूलर्स वर वेरी एक्सीलेंट एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर, और इसी वजह से हर फील्ड में डेवलपमेंट हुआ। फिर हमने डिस्कस किया था रिलीजन एंड फेथ को एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, बहुत शांति थी। आर्किटेक्चर टच द न्यू हाइट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ्स, हर चीज़ यहाँ पे डेवलप हुई। गुप्ता पीरियड डिक्लाइन हुआ, वेरियस फैक्टर्स स्पेशली हेरिडिटरी राइट्स जो इन्होंने दिया फॉर कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, वहाँ से ज़्यादा वीकनेस इनमें आई। So that's end for the chapter. I hope you understand. Now it's your turn. Do the exercise carefully.